स्टार्ट हो गया ना रिकॉर्डिंग? हाँ सर। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलो सर, इनकम टैक्स में गुड मॉर्निंग। आज किस बात का? डिडक्शन के लिए। तो डिडक्शंस में हम लोग काफ़ी सारा डिस्कशंस कर चुके हैं और बस कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस बाकी है। जैसे आप सबको पता होगा, डिडक्शंस जो है सर इनकम टैक्स में, ये टैक्स कंसल्टिंग पर्पस में बहुत वाइटल काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस 2 क्लास देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने 80C से लेके 80U चैप्टर 6A, ठीक है, इसके अंदर मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 चैप्टर 6 से 80C से लेके 80U के अंदर ढेर सारा सेक्शन का बाजार लगा हुआ है। और वो सब सेक्शन के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं सर? सिंपल बात है, LIC में प्रीमियम भर रहे हैं, कहीं पर हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, कहीं पर एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए फीस भर रहे हैं, कॉलेज का, स्कूल का, या फिर कहीं पर हम लोगों ने डिसेबल कोई मेरे घर के कोई डिपेंडेंट है जिसका मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता हूँ। डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शंस, जैसे आज भी कुछ सेक्शंस में बात करूंगा। जैसे 80G, कल बहुत डिटेल्स डिस्कशन हुआ था। 80G, 80EE, 80EEA, ठीक है। तो 80GGC, 80GGB, हाँ सर, सर ऐसे बोलेंगे ना आप लोग भूल जाओगे, लेकिन अगर आप रिकॉल करोगे एक एक पॉइंट को कि क्यों डिडक्शन मिलता है, किस लिए डिडक्शन मिलता है, सिंपल बात है कि गवर्नमेंट पब्लिक को इसलिए देखता है। एक सिंपल लॉजिक, डिडक्शंस देने के पीछे का सिंपल लॉजिक, गवर्नमेंट हमसे पैसा इसलिए लेता है, टैक्स क्यों लेता है गवर्नमेंट? हमारा डेवलपमेंट करने के लिए। अब जब आप खुद का डेवलपमेंट खुद ही करते हो, खुद का ख्याल आप खुद ही रख रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलता है चलो भाई बढ़िया है, अगर आप अपना ख्याल रख पाते हो तो फिर जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, जो भी हो, मतलब बेसिकली आपका टोटल इनकम से आप अपने ख्याल के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए, अपने किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए आप अपनी ख्याल भी रख रहे हो और अपना सोसाइटी का भी ख्याल रख रहे हो, तो फिर गवर्नमेंट आपको सिंपल कहता है कि भाई चलो भाई आपको डिडक्शन दे दिया जाए। तो इसमें जैसे कि कल का एक क्वेश्चन था, 7,75,000 का इनकम था, डिडक्शंस देने के बाद ऑलमोस्ट 5 लाख समथिंग में आके रुका था, और टैक्स लायबिलिटी कितना जबरदस्त कम हो गया था डिडक्शन देने के बाद, आप लोगों ने देखा होगा, है ना सर? याद आ रहा है कल के क्लास, जो लोग कल का क्लास अटेंड किए थे? हाँ सर। यस सर। तो चलो सर, कुछ वैसा ही और कुछ पॉइंट्स है तो उसमें थोड़ा डिस्कशंस कर लेते हैं। जैसे पेमेंट वाइज तो सारा सेक्शन का डिस्कशन हो चुका था, बस इनकम वाइज और क्या बोलते हैं सर उसको, कुछ इनकम भी अभी हमें डिडक्शन मिलता है, और कुछ अदर इनकम का एरिया है वो भी मैं बात कर लेता हूँ, और कुछ अदर डिडक्शंस का भी एरिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है, एक बार डिस्कस कर लिया जाए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर डिडक्शंस का ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाएगा, फिर आप लोग बस घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, दैट्स इनफ। तो दैट इज 80C से लेके 80U का जो एरिया हम लोग बात करने के लिए फिर से आ गए सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टैक्स फर्म में काम करोगे ना सर, ट्रेनिंग करोगे या फिर टैक्स कंसल्टेंट के हिसाब से काम करोगे, ये एरिया आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? हाँ सर। ओके, देखो सर, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, ये मैंने डिस्कस कर चुके, ये हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है ना सर। 80C से लेके 80GGC कल ही कंप्लीट कर दिए थे। आज क्या बोलेंगे सर? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, ठीक है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, जिसके अंदर सेक्शन 80JJA, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, ये थोड़ा हटके पॉइंट है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे, ठीक है,
और उसके बदले में आपको डिडक्शन मिलेगा। ये बेसिकली जो बिजनेसमैन है उसी के लिए लागू होता है। एम्प्लॉयमेंट कौन क्रिएट करता है सर? आप ही लोग बताओ, एम्प्लॉयमेंट कौन क्रिएट करता है? बिजनेसमैन ना। है दादा। तो बिजनेसमैन अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है तो सोसाइटी के लिए अच्छा ही तो कर रहा है। इसी को लेके तो हमेशा चिंता, हर बात में, हर घर में, हर बात में, हर घर में पॉलिटिक्स जो भी होता है, एक ही मुद्दा सबसे सामने आता है कि इस बार का गवर्नमेंट कितना जॉब क्रिएट कर पाया और पिछला गवर्नमेंट कितना जॉब क्रिएट कर पाया। একটা চাকরি নেই কি করছে সরকার, ऐसे ही बोलते रहते हैं ना हम लोग सब। हाँ, একটা চাকরি নেই সরকার কি করছে, একদम জঘন্য সরকার, বদলাও এই সরকারকে। যাই হোক, मेनली बात क्या है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो फिर हम लोग उसको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, मतलब मन ही मन में चिल्लाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट आपको क्या बोल रहे हैं कि ठीक है उसमें छोड़ो, लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन या कोई बिजनेस बेसिकली जिसका 44 ए बी में टैक्स ऑडिट होता है, ठीक है, जो लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर किए होंगे उनको पता होगा 44 ए बी टैक्स ऑडिट का बड़ा ही फेमस सेक्शन है। जिनका नहीं हुआ फिर से बाद में बोलूंगा। तो 44 ए बी में जिसका भी टैक्स ऑडिट होता है, दैट मीन्स जिसका भी बिजनेस में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर प्रोफेशन सेटअप है तो 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। और अगर उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का मौका मिलता है तो उनको 80JJAA में डिडक्शन करने का मौका मिलता है। लेकिन सर हिसाब किताब वही तो सीखना पड़ेगा सर। कि डिडक्शन तो बोल दिया आपने, बट कितना, जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा उतना? अरे नहीं सर, थोड़ा हिसाब किताब है, वेट कर जाओ। 80 RRB इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड 80 QQB इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम एटसेट्रा ऑफ ऑथर्स सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स। ये स्कूल किताब का टेक्स्ट बुक नहीं चलेगा, स्कूल कॉलेज का टेक्स्ट बुक नहीं, कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स है, साइंस फिक्शंस जो भी हो, ठीक है, स्टोरी टाइप्स का बुक्स, ठीक है, इस तरह का। ए सुबह तेरे को मेरा आवाज आ रहा है? हाँ दादा। सुबह आप तो लाइब्रेरी में हो, ठीक है, आपके पास ढेर सारा किताब होता होगा। हाँ। ओके सर, तो फिर सुबह मैटर को एकदम इजीली समझ जाएगा कि यहाँ पर बुक्स का मतलब टेक्स्ट बुक छोड़ के कौन से बुक्स के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है सुबह, मैं तेरे को बाद में पूछूंगा, क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ने दे, फिर मैं बात को आगे लेके जाऊंगा कि किस तरह से पेटेंट वगैरह क्या हिसाब किताब होता है तुम लोगों के लाइब्रेरी में। नेशनल लाइब्रेरी में सुबह है सर, बेसिकली राम मोहन लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी का ही पार्ट है। तो मैं सुबह से कुछ जानकारी ले लूंगा अगर सुबह दे पाए तो। ओके, तो डिडक्शंस का ये जगह आज डिस्कस कर लेते हैं। 80 TTA एंड 80 TTB का भी डिस्कस हो जाएगा बिकॉज क्वेश्चन करूंगा, तो TTA TTB भी बहुत जबरदस्त डिस्कशन होगा और 80U ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलो सर, थोड़ा पहले फटाफट प्रोविजंस देख लेते हैं, फटाफट प्रोविजंस को फटाफट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यस, GGC तक हो गया था, तो देख लो सर। क्या स्क्रीन में सभी को दिखाई दे रहा है सर? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। ओके, तो एज पर सेक्शन 80AC, ठीक है, एज पर सेक्शन 80AC, ठीक है, ये क्या बताते हैं सर 80AC? फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट इज मैंडेटरी। 80AC के हिसाब से फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट इज मैंडेटरी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, ठीक है। अब नाउ 80JJAA किसके लिए है? 80JJAA जो है एन एसएससी टू होम सेक्शन 44AB अप्लाइज, ठीक है, मैं आपको अभी 2 मिनट पहले बोल रहा था 44AB अप्लाई होता है। ये एक्चुअली बिजनेस एंड प्रोफेशन का सेक्शन है, ठीक है। जिन लोगों ने बिजनेस एंड प्रोफेशन करके रखा वो तो अभी समझ गए होंगे कि सर बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है। जिन्होंने नहीं करके रखा उनको जब मैं शेयर करूंगा क्लास तो एक बार देखना, और फिर भी बाद में जो लाइव में करेगा वो भी देख लेगा। तो फिजिकली इतना याद रखो 44AB में टैक्स ऑडिट होता है। अगर आपका बिजनेस इनकम, ठीक है, अगर आपका बिजनेस इनकम 100 लाख से ज्यादा होता है, ठीक है, सिंपल, अगर आपका टर्नओवर, बिजनेस टर्नओवर किसी पर्टिकुलर ईयर में 100 लाख से ज्यादा, और अगर आप प्रोफेशन संभालते हो लाइक चार्टर्ड फार्म या फिर लॉ फार्म या फिर
प्रोफेशनल टीचर्स, प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इस तरह का। प्रोफेशन मतलब जो भी प्रैक्टिसिंग होते हैं स्पेशल स्किल के थ्रू से, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स अगर आप हो, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स अगर आप हो, तो अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा होता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, ग्रॉस रिसिप्ट बोलते हैं उस केस में, तो तब आपका क्या होता है सर, टैक्स ऑडिट होता है, ठीक है। मैंडेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना पड़ता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना मैंडेटरी है। तो टर्नओवर अगर 100 लाख से ज्यादा हो और प्रोफेशनल्स का अगर 50 लाख से ज्यादा हो ग्रॉस रिसिप्ट, तो फिर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट इज दैट 80JJAA उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है जिनके लिए 44AB एप्लीकेबल होता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ओके। मैंने सेक्शन बता दिया, जिन्होंने बीपी नहीं किया अभी तक उनको भी समझ आ गया होगा। तो 80JJAA आपके सामने क्या रखता है सर, बोलते हैं कि अगर आप एसएससी हो, हाँ एसएससी तो आप होंगे क्योंकि आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा, जिसका भी टैक्स कैलकुलेशन होता है वही एसएससी कहलाता है। To whom section 44AB, an SSC to whom section 44AB applies, whose gross total income includes, क्या बोल रहे थे देखो, profits and gains from business, जिसका gross total income में क्या include होना चाहिए, profits and gains from derived from business होना चाहिए, derived from business होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है सर, प्रॉफिट एंड इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस। आपका प्रॉफिट इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से डिराइव होना जरूरी है, और 44A भी आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। दैट मीन्स वही टर्नओवर 100 लाख से ज्यादा, ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख से ज्यादा, ये वाला कंडीशंस। एलिजिबल इनकम क्या माना जाएगा, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। डिडक्शन किसके लिए मिलेगा आपको, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉइज को रखोगे, ठीक है, तो उनका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे, इसके लिए आपको डिडक्शंस मिलेगा आपका इनकम के ऊपर। आप जो भी इनकम करोगे उसके ऊपर आपको डिडक्शंस मिलेगा, इसीलिए बोला एलिजिबल इनकम। ऐसे देखो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से ऑर्गेनाइजेशंस का खर्चा होता है, बट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, लेकिन इसमें जो डिडक्शंस मिलेगा वो इनकम पे डिडक्शंस मिलेगा, इसीलिए इसको बोला जा रहा है एलिजिबल इनकम, ठीक है। अब डिडक्शंस कैसे मिलेगा सर, परमिशिबल डिडक्शन 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, 30% of additional employee cost incurred in the previous year. 30% of the additional employee cost incurred in the previous year. Deduction is allowable for 3 assessment year. Deduction is allowable for 3 assessment years, including assessment year relevant to the previous year in which such employment is provided. जिस पर्टिकुलर ईयर में आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जो भी आपका एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, एडिशनल एम्प्लॉय, अभी एडिशनल एम्प्लॉय का खेल क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ सर, क्वेश्चंस करके ही समझ सकते हैं। एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब क्वेश्चंस करके समझ जाएंगे। 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट प्रीवियस ईयर, दैट मींस अगर आप 21-22 असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो फिर प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा हमारा, 2021, मैं सही बोला ना सर, 2021। थैंक यू सर। 21-22 अगर हमारा असेसमेंट ईयर है तो फिर प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2021। तो कहते हैं कि 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड इन प्रीवियस ईयर, दैट इज 2021, और ये जो डिडक्शंस आपको मिलेगा फॉर 3 असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर, दैट मींस 2020 मतलब 21-22 में मिलेगा, ठीक है, 22-23 में मिलेगा, 23-24 में मिलेगा। 3 assessment year including assessment year relevant to the previous year in which such employment is provided। जब मतलब जिस साल आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया और 3 साल तक आपको डिडक्शंस मिल सकता है। ये रहा मेनली आपका मतलब ये डिडक्शंस का जो बेसिक सिंपल प्रोविजंस है ये रहा, ठीक है। तो लेकिन सर कुछ चीजें क्लियर नहीं हुआ, जैसे कि किस तरह से 3 असेसमेंट ईयर तक जा सकता है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करे, कुछ सवाल का जवाब अभी भी हम लोगों को मिला नहीं। तो सर उसके लिए तो हमें क्वेश्चंस करना पड़ेगा ना सर, उसके लिए क्वेश्चंस करना पड़ेगा, तो वही हम आपको क्वेश्चंस के लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस करेंगे तो फिर ये वाला एरिया क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर क्या क्वेश्चन करने से पहले 2-4 और सेक्शन देख लेना चाहिए? हाँ सर, थोड़ा देख लेते हैं ना, क्वेश्चंस तो करेंगे। जैसे रिसेंट में बहुत सारा कंपनीज भी रिक्रूटमेंट कर रहा है, आप लोगों को खबर होगा, आईटी कंपनीज में बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट बन रहा है। और आप लोगों को तो मैंने उस दिन दिखाया सीएमए का न्यू रिक्रूटमेंट कितना हुआ। सीएमए इंस्टीट्यूट ने लास्ट 40-45 डेज में ढेर सारा रिक्रूटमेंट लाया है सर, ऑलमोस्ट 400-450 के आसपास रिक्रूटमेंट सीएमए इंस्टीट्यूट के थ्रू से आया। और आईटी सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है, जैसे कि
हमारा इन्फोसिस न्यू रिक्रूटमेंट, बहुत सारा इन्फोसिस, टीसीएस, इन लोगों का बहुत सारा रिक्रूटमेंट चल रहा है। मतलब पुराना बहुत ले ऑफ भी हुआ है, मतलब बहुत सारा लोगों को मतलब ले ऑफ भी करना पड़ा। और ये देखो इन्फोसिस हायर्ड 3000 एम्प्लॉइज इन यूएसए, इन्फोसिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये लोग भी बहुत जॉब क्रिएट किया रिसेंट टाइम में। और उस दिन सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टोरी तो मैंने आप लोगों को शेयर किया, इंस्टीट्यूट के साइट में जाने से ही मिल जाता है सर। ICMAI, ये देखो सर, हमें प्लेसमेंट में ही दिख जाएगा, ये प्लेसमेंट का, कैंपस प्लेसमेंट का न्यूज़ है। ये देखो सीएमए कैंपस प्लेसमेंट जून जुलाई 2021 अपडेट, बहुत सारा रिक्रूटमेंट हुआ है लास्ट 45 डेज में। तो बेसिकली न्यू रिक्रूटमेंट के ऊपर ही बात चल रहा है, ठीक है, जस्ट मैं आपको बताया, आप देख सकते हो। ये देखो सर, मोर देन 400 कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर प्लेस्ड इन वेरियस रेपुटेड कंपनीज 45 डेज ऑफ द ऑनगोइंग कैंपस। इसमें गवर्नमेंट कंपनीज भी है, प्राइवेट कंपनीज भी है, सब मिला जुला के है सर। विप्रो है, आईटीसी है, एपेक्स है, गोल्डमैन सैचेस है, एबीबी ग्लोबल है, बायोकॉन है, ठीक है, गेल इंडिया है। मतलब बेसिकली कहीं पर 5-5, कहीं पर 4-4, मतलब न्यू एम्प्लॉयमेंट होता रहता है, कंपनीज में भी होता रहता है। और जो भी बिजनेस में 44A भी लगता है, सिंपल बात है, जिस भी बिजनेस में 44A भी एप्लीकेबल होगा उनके लिए ये डिडक्शंस अलाउबल करता है। चलो सर अभी ये क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, QQB के ऊपर बात करेंगे, बट बिफोर दैट एक काम करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो QQB में भी आएंगे, बट उससे पहले एक सवाल का जवाब हो जाना जरूरी है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे के रखा था, फिर भी ये देखो सर, ये मिस्टर ए का बिजनेस है, हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या, बताइएगा सर। है दादा। यस सर। ओके सर, जस्ट अ सेकेंड सर। ये जे मिस्टर, मतलब बेसिकली ये जो सेक्शन है ना हम लोगों का, वही सेक्शन रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। तो चलो इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। JAA का क्वेश्चन है, यस। तो आई होप सभी को दिखाई दे रहा है। मिस्टर ए हैज कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। क्या मैन्युफैक्चर करता है सर, कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करता है। कब स्टार्ट किया सर, 1/4/2020 को, 1 अप्रैल 2020 को। ही एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉइज, 350 न्यू एम्प्लॉय रखा बिजनेस में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। द डिटेल्स ऑफ हुम आर एज फॉलोज। तो चलो देख लेते हैं कि एम्प्लॉय का जो डिटेल्स है रिक्रूटमेंट का, वो डिटेल्स है क्या। सर डिटेल्स कुछ ऐसा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देख लो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देख लो, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख लो, रेगुलर और कैजुअल देख लो, मतलब रेगुलर एम्प्लॉय है कि कैजुअल एम्प्लॉय है, ठीक है। सर रेगुलर कैजुअल में फर्क पड़ता है क्या, यस फर्क पड़ता है, बिकॉज रेगुलर एम्प्लॉय के केस में आपको प्रोविडेंट फंड वगैरह सब मिलेगा, ठीक है, और कैजुअल के केस में ऐसा कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह का चक्कर नहीं आता है। तो हम लोग बेसिकली ये सब डेटा को क्यों, कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। ये एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट करने के लिए बहुत वाइटल डेटा माना जाता है। तो ये एडिशनल एम्प्लॉयमेंट में आपको, मतलब ये जो सेक्शन है ना, इसका कुछ डिटेल सेक्शंस भी, मतलब सेक्शंस का और भी कुछ कहानी है जो हम लोग समरी में नहीं पढ़ पाए, तो वो मैं क्वेश्चंस कराते वक्त आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस आराम से सुनिए और देखिए कि क्या चलता है कि बिजनेस फार्म के केस में अगर वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है तो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1/4/2020 75, एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है, मंथली इमोल्यूमेंट्स पर एम्प्लॉय, मतलब कितने करके सैलरी मिल रहा है सर, 24,000 करके, ठीक है, पर एम्प्लॉय। 125 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, 1/5/2020 1 मई को कर रहा है, रेगुलर है, बट इमोल्यूमेंट्स जो है सर 26,000 चला गया। यहाँ पर एक 25,000 का लिमिट है सर, आगे बताता हूँ लिखाते हुए। ये 26,000 हो गया पर एम्प्लॉय को। 50 एम्प्लॉय है बट 1/8/2020 को कर रहा है, बट दे आर कैजुअल, इमोल्यूमेंट्स 24,500। 100 एम्प्लॉइज है, 1 सितंबर 2020 को एम्प्लॉयमेंट हुआ है,
रेगुलर है 24,000 करके, 24,000 करके उनको मिल रहा है सैलरी। अब खेल क्या है, क्वेश्चन का बाकी पोर्शन एक बार देख लो। पूछता क्या है आपको, बेसिकली डिडक्शंस कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। द रेगुलर एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट्स इन, बोल के दिया, देखो क्वेश्चन में ही बोल के दिया, रेगुलर एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन आरपीएफ व्हाइल द कैजुअल एम्प्लॉइज डू नॉट। कैजुअल एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। कंप्यूट द डिडक्शंस इफ एनी, क्या इनको कुछ डिडक्शंस मिलेगा अवेलेबल टू मिस्टर ए। मिस्टर ए जिनको जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, क्या उनको किसी भी तरह का डिडक्शंस मिल पाएगा असेसमेंट ईयर 21-22 में। इफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिराइव फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स that year is 75 lakhs and his total turnover is 5.16 crore। टर्नओवर मतलब सेल एंड प्रॉफिट मतलब यू ऑल नो सर। 75 लाख का 75 लाख का प्रॉफिट है और टर्नओवर है 5.16 करोड़, ठीक है, 5.16 करोड़ का टर्नओवर है। व्हाट वुड बी, तो मतलब सर टैक्स ऑडिट तो है ही, है ना, 5 करोड़ का टर्नओवर में तो टैक्स ऑडिट तो आ ही जा रहा है, एकदम सिंपल है। 1 करोड़ से ज्यादा होने से ही टैक्स ऑडिट है, तो फिर 5 करोड़ में तो टैक्स ऑडिट होगा ही। What would be your answer if Mr. A has commenced the business of manufacture of footwear on 1/4/2020? सर फुटवेयर को अलग से क्यों पूछ लिया सर? एक्चुअली जो लेदर इंडस्ट्री या फुटवेयर इंडस्ट्री होता है ना, वहां पर थोड़ा सा काम का जो डेज है उसका एक लिमिटेशन होता है, मतलब कितना दिन काम करने में उसको आप एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से काउंट कर पाओगे, कितना एक डेज का लिमिट होता है, जो मैं आपको क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व कराते वक्त सारा का सारा प्रोविजंस में लिखा भी दूंगा और ऑटोमेटिकली आपका ये जो पॉइंट्स है कवर हो जाएगा। तो ETJJA का पूरा खेल हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। बोलो सर, ऐसे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, ये क्वेश्चंस का जो कहानी है, ये कहानी का जो तार है वो जुड़ा हुआ है इसी के साथ ना। हाँ सर, बोलो ना, आप लोगों का हाँ ना जरूरी हो जाता है। तो ये तो समझ में आ रहा, इसी को यूज भी करना है, ये 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट भी यूज करना है, बट कैसे करना है, डेटा तो दिख के रखा है, बट इसका यूज कैसे करें वही तो सीखना पड़ेगा। ओके सर, चलो तो फिर देख लेते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो ETJJA क्लियर हो जाएगा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट का भी नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, चलो सर, देरी किस बात की फिर। ये अपना इलस्ट्रेशन 16 है मोस्ट प्रोबेबली, 16 है, ठीक है, मैं इसको 200% कर लेता हूँ, ठीक है। डिडक्शन, चलो सर सॉल्व करें। इलस्ट्रेशन 16, तो मिस्टर ए, लिखिए सर, मेरे साथ साथ लिखिए। ये तो समझ आ गया कि किस कौन सा सेक्शन के साथ है, तो सेक्शन को ही पहले लिख लेते हैं। मिस्टर ए इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA since he is subject to टैक्स ऑडिट, है ना सर? 100 लाख से ऊपर ही तो टैक्स ऑडिट होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है, अंडर सेक्शन 44AB, क्योंकि वो 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट उसके लिए मैंडेटरी है, उसको टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। अगर किसी भी बिजनेसमैन का इनकम किसी पर्टिकुलर ईयर में टर्नओवर 100 लाख क्रॉस करता है तो फिर उनके लिए टैक्स ऑडिट मस्ट है सर, टैक्स ऑडिट मस्ट है। और अगर आप प्रोफेशनल संभालते हो तो फिर आपका 50 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट हो जाए तो भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, मस्ट है। तो सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट 44AB फॉर assessment year 21-22 and मजा का बात ये है कि he has
एम्प्लॉयड, उसने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, ही हैज एम्प्लॉयड एडिशनल एम्प्लॉइज, ही हैज एम्प्लॉयड एडिशनल एम्प्लॉइज, जॉब क्रिएट किया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22 में उन्होंने जॉब सॉरी प्रीवियस ईयर 2021 सॉरी प्रीवियस ईयर 2021 सॉरी सर 2021 है ना, 21-22 असेसमेंट ईयर है, और एडिशनल एम्प्लॉय जो करना है वो तो हमारा प्रोविजंस क्या बताते हैं, एडिशनल एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट जो प्रोविजन बताते हैं, ये देखो सर प्रोविजन क्या बताते हैं, रिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ न्यू एम्प्लॉइज 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर होना चाहिए सर, ठीक है, मतलब जिस असेसमेंट ईयर में हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जैसे कैलकुलेटिव ईयर तो है सर 21-22, लेकिन इसका प्रीवियस ईयर में उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके सर, समझ में तो आ गया, लेकिन कुछ अभी भी अधूरा सा लग रहा है। इफ मिस्टर ए, कुछ पॉइंट आप लोग अनजान हो सर, तो उसी अनजान पॉइंट को मैं प्रोविजंस को सॉल्व करवाते हुए ही बोलूंगा। मिस्टर ए इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ व्हाट, किस चीज का बिजनेस करता है सर मिस्टर ए? हाँ, मिस्टर ए किस चीज का बिजनेस करता है? मैन्युफैक्चरर, फुटवेयर। फुटवेयर नहीं, कंप्यूटर कंप्यूटर। कंप्यूटर का करता है सर, ठीक है, कंप्यूटर का बिजनेस करता है करेंटली, वो तो लास्ट में पूछा है कि अगर वो फुटवेयर में होता तो क्या होता, ठीक है, वो तो कंप्यूटर बिजनेस में है, ये देखो मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स है ना, तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स में है, तो फिर मिस्टर ए इज एंगेज्ड इन दी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, चलो बढ़िया है, कंप्यूटर बना रहो और जॉब क्रिएट करते चलो, ऐसे बहुत जरूरी है हमारे देश में स्मार्टफोन का इंडस्ट्री बढ़ने का, और जितना कंपनी बढ़ेगा उतना CS CMA का बोलबाला बढ़ेगा। हाँ सर, ये बोलो सर, सरकार को बोलो जल्दी जल्दी मेक इन इंडिया को और ग्रो करने के लिए। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? अब ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए हमें आपको वर्किंग बताना पड़ेगा, ठीक है, ये एडिशनल एम्प्लॉय हमें कैसे मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस के अंदर रेगुलर और कैजुअल मिला जुला के है ना सर, रेगुलर कैजुअल मिला जुला के है। अब ये रेगुलर और कैजुअल का कुछ खेल है जो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट तो हमें मिलेगा, बट बिफोर दैट हमें एडिशनल एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए, ठीक है, तो चलो सर पहले एडिशनल एम्प्लॉइज का डेटा देख लेते हैं, तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या करना है 2 मिनट बाद आते हैं सर, बट बिफोर दैट क्या करना चाहिए, बिफोर दैट हमें नंबर ऑफ एडिशनल एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए, तो चलो वो वाला पहले कर लेते हैं। वर्किंग नोट, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर फिलहाल लिख के कर रहा हूँ, वर्किंग नोट 1, नंबर ऑफ एडिशनल एम्प्लॉइज, मतलब कितना एक्चुअली मान्यता है एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि कैजुअल रेगुलर मिला जुला के हैं तो कुछ खेल है यहाँ पर सर। अच्छा, एक पर्टिकुलर बना देना और 2 कॉलम ऐसे बना देना, नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, या वर्कमैन भी लिख सकते हो, तो पर्टिकुलर में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, कितना टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ सर ड्यूरिंग द ईयर में? अच्छा, इसमें 2 कॉलम बिल्ड कर लेना, तो क्योंकि कुछ चेंजेस जो है उसको इनर में लिखेंगे और जो कुछ चेंजेस जहां पर नहीं होगा उसका आउटर में कर देंगे। टोटल कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ?
प्रीवियस ईयर। हाँ सर 350। यस सर, देखो Mr. A has commenced the business and employed 350 new employees during the previous year 2021. तो टोटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया 350 का, लेकिन इसके अंदर कैजुअल्स रेगुलर का कुछ मिक्स्ड अप है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर जो है ये तो 350 है, इसको आउटर में डाल दो सब, ठीक है। यहां से आप लेस कर दो कैजुअल एम्प्लॉइज engaged नहीं, एम्प्लॉयड करो, कैजुअल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ऑन, कब एम्प्लॉय हुआ है कैजुअल एम्प्लॉय, बताइएगा सर, क्वेश्चन आप लोगों के पास है 1 अगस्त 2020 को ना, 1 अगस्त 2020 को कैजुअल एम्प्लॉय आप हम लोगों ने मतलब इस मिस्टर ए ने अपने बिजनेस पे एम्प्लॉय किया है, तो कैजुअल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ऑन 1 अगस्त 2020 who do not participate in, किस पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा सर, आरपीएफ में, मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे। कितना एम्प्लॉय है ऐसा, 50, ऐसा है 50, ठीक है 50, वेरी गुड सर। अच्छा, और है सर रेगुलर में भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि रेगुलर एम्प्लॉइज employed on 1/5/2020, 1/5/2020, that is 1st May 2020, since there, जैसे कि ये देख सकते हो, ये देखो ये 1/5/2020 को 125 एम्प्लॉइज आया है, ठीक है 125 एम्प्लॉइज 1/5/2020 को आया है, बट सर इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो सैलरी है इमोल्यूमेंट्स पर एम्प्लॉय जो है मंथली 26,000 है, और यहाँ पर उसी को मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए उसी को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट में क्रिएट किया जाता है जिनका सैलरी 25,000 तक होता है। अब बात समझ रहे हो ना सर, सैलरी का लिमिट 25,000 क्रॉस कर जाए तो वो वाला एम्प्लॉइज का जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो आपको नहीं मिलेगा। अब बात समझ रहे हो, मतलब ये जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट में आपको जो डिडक्शंस मिलने वाला है वो 25,000 तक इनकम करने वाले एम्प्लॉय के लिए है, ये एक स्पेशल पॉइंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको बोला था 26,000 पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन जब रीड कर रहा था तभी मैं आप लोगों को बोल रहा था, ठीक है। तो 26,000 आप देखो, बाकी हर केस में 24, 24,500, 24,000, बट ये वाला केस में 26,000 जो है वो 25,000 पर मंथ के हिसाब से क्रॉस कर रहा है, तो ये जो 125 एम्प्लॉइज है इनका जो हिसाब किताब है, ये हिसाब किताब एडिशनल एम्प्लॉय में से आउट हो जाना चाहिए, ठीक है सर। तो रेगुलर एम्प्लॉइज ये रेगुलर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम हो गया क्योंकि इसका जो सैलरी है वो 26,000 हो गया, तो एम्प्लॉयर की तरफ से ये क्या हो जाएगा, ये डिडक्शंस के तौर पे वो यूज नहीं कर सकता। तो रेगुलर एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ऑन 1/5/2020 since their total monthly emoluments, total monthly exceeds, कितना एक्सीड कर रहा है सर, रुपीज 25,000, 25,000 क्रॉस करके निकल गया, ठीक है। ऐसा एम्प्लॉय का संख्या कितना है सर, 125, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉय का संख्या है 125। ये प्रोविजंस मैंने आपको पहले नहीं बोला था क्योंकि मेरे को पता था कि क्वेश्चंस करा के ही समझा दूंगा, इसलिए प्रोविजंस भी अभी कर रहे हो और क्वेश्चंस भी अभी कर रहे हो। तो 125 हो गया, और हमारे पास और एक एम्प्लॉइज है, और एक एम्प्लॉइज है जिनको 1/9/2020 को जॉब में लिया गया है, ये भी रेगुलर है, सैलरी 25 के अंदर ही है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम है कि कितना दिन काम कर रहा है। ऐसे तो 240 दिन कम से कम काम होना चाहिए नॉर्मल बिजनेस में, अगर फुटवेयर इंडस्ट्री हो तो 150 दिन, फुटवेयर या लेदर इंडस्ट्री में 150 दिन लेना चाहिए होता है, और बाकी इंडस्ट्रीज में केस में 240 डेज का हिसाब होता है, ठीक है, मैं आपको वो भी लिखा देता हूं, लेकिन बिफोर दैट आप थोड़ा लिख लो,
रेगुलर एम्प्लॉइज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। रेगुलर एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड कब हो रहा है? एम्प्लॉयड ऑन 1st of September 2020 since they have been employed for less than 240 days, 240 दिन से कम है। हिसाब करो, सितंबर 2020 से 21 का जो 31 मार्च 2020 तक का हिसाब करो सर। 1 सितंबर से हिसाब कर रहे हैं क्या आप लोग? 1 सितंबर से 31 मार्च 21 तक का कितना दिन होता है? 210। हाँ, 210। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सितंबर में कितना दिन? 30 दिन। अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में ये आपका लीप ईयर है क्या? नहीं, लीप ईयर नहीं है, 28। मार्च में 21 का फरवरी लीप ईयर तो नहीं है, और मार्च में हमारा 31। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 3 15, 150 इधर हो गया, सॉरी 5 6 दिन, 180 हो गया। 180 180 प्लस 28, और इधर 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 210 ही हो रहा है क्या? 212। 212। क्या मैंने सही किया? 212 दिन। ठीक है, इसका मतलब 240 दिन से कम काम कर रहा है। ठीक है, तो रूल बताते हैं सर। रूल हमें ये कहते हैं कि 240 दिन का नौकरी मतलब जॉब करना, एम्प्लॉयमेंट पीरियड मतलब उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कवर करना जरूरी है। ठीक है, तभी आप उसको एडिशनल एम्प्लॉयमेंट में ट्रीट कर सकते हो, तभी एम्प्लॉयर को डिडक्शंस मिलता है उस अपने इनकम पे। तो रेगुलर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयड ऑन 1 सितंबर 2020 since they have been employed for less than 240 days in previous year 2020-21, previous year 2020-21। तो ऐसा एम्प्लॉय का संख्या, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज आर, ऐसा कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है? 100 है ना? तो फिर 100 एकदम सर, 100, वेरी गुड, 100। तो फिर 50, 125 और 100 ये एम्प्लॉइज निकल जाएगा 350 में से। तो 350 में से आप इनको लेस कर दो, तो कितना होता है देखो तो सर? 275। 275, यस। तो लेस हो जाएगा 275, और लेस करने के बाद आपका होता है 75, है ना? 75, ये 75 को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एडिशनल एम्प्लॉइज। थैंक यू सर, नंबर ऑफ एडिशनल एम्प्लॉइज। मतलब एक्चुअली इन्हीं को, मतलब ये जो नंबर ऑफ एडिशनल निकला, इनके लिए ही इनकम टैक्स वाले आपको एडिशनल एम्प्लॉइज का कैलकुलेशंस करने के लिए आपको मौका देगा। ठीक है, इन्हीं के लिए आपको मौका देगा कि भाई इन्हीं को आप ट्रीट करो। मैं बाद में इसका नोट्स आपको लिखा देता हूं, बट ये रहा रूल्स आपका। ठीक है, अच्छा, तो अब हिसाब में चले जाते हैं साहब, हिसाब में चले जाते हैं। तो अगर 75 जन हो गया हमारा, तो फिर हिसाब क्या हो जाएगा? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का हिसाब क्या हो जाएगा? कोई बताए सर, कितने एम्प्लॉइज के लिए? 24,000 into 75। हाँ सर, 25,000 into 75। 25,000 क्या? 24,000। 25,000 लेना चाहिए सर। 24। यस सर, 24 है ना? 24 दैट इज ये वाले, इन्हीं का तो हो रहा है, बाकी लोग तो मतलब गायब हो गया। तो अल्टीमेटली ये 75 पहले से भी था। ठीक है, तो 75 भी आ गया, और इनका इमोल्यूमेंट्स 24,000 का है। 25 के नीचे होता तो भी चलता, प्रॉब्लम नहीं। तो फिर अल्टीमेटली हमारा हिसाब हो जाएगा
24,000 इंटू 12 महीना ना सर, 12 मंथ्स इंटू 75, और ये 75 के नीचे लिए क्यों हम लोगों ने वर्किंग नोट 1 करके रखे हैं सर, ठीक है। कहां से आया याद आ जाएगा, तो मुझे बताइएगा सर कितना अमाउंट हो रहा है, कितना अमाउंट हो रहा है? 21,60,000. 20 No, sir. 21 21 lakh. 21, 2 crore 16 lakh. 2 करोड़ 2 crore 16 लाख। हाँ सर, वेरी गुड, 2 करोड़ 16 लाख, वेरी गुड, 2 करोड़ 16 लाख, ठीक है। ओके, नाउ डिडक्शन का हिसाब क्या हो जाएगा? $80JJAA 30% ऑफ 2 करोड़ 16 लाख, ठीक है। तो बताओ कितना होता है? 64,80,000. 64,80,000. 4,80,000, यस, ये हो जाएगा उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA। अब प्रोविजंस देखो, 30% of additional employee cost incurred in the previous year, deduction is allowable for 3 assessment year including assessment year relevant to the previous year in which such employment is provided। 3 assessment year तक वो calculations दे सकता है, मतलब न्यू एम्प्लॉयमेंट के बाद, और तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 मतलब असेसमेंट ईयर का अभी तो कोई जरूरत है नहीं, बट करेंटली मेरा पॉइंट एकदम सिंपल हो गया सर, कि किस तरह से हम लोगों ने 30% का जो 80JJAA में किस तरह से उसका डिडक्शंस कैलकुलेशन होता है, ये तो हम लोगों ने कर लिया। बोलो सर, समझ में आया? लेकिन पूरा कंप्लीशन अभी भी नहीं हुआ, अभी भी कुछ एरिया बाकी है क्वेश्चंस के अंदर। जैसे हम लोगों ने अभी भी फुटवेयर कंपनी का क्या होगा वो नहीं बताया, ठीक है। और कुछ नोट भी बता देना चाहिए ना, कि हम लोगों ने जो भी ट्रीटमेंट अभी अभी किया तो उसके रिगार्डिंग नोट्स भी हो जाना चाहिए। तो पहले नोट लिख लेते हैं और फिर मतलब ये नोट जो है ये कंप्यूटर बिजनेस रिगार्डिंग है, तो फिर पहले कंप्यूटर बिजनेस रिगार्डिंग कुछ नोट्स आपको मैं फटाफट लिखा देता हूँ। चलो सर, तो सम नोट्स, ये नोट्स आपको एक्चुअली ये प्रोविजंस का जो एरिया है ना वही है, तो आपको याद रहेगा। नोट्स बोल के लिखो, थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा बट कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलो लिखो, नोट 1, सिंस casual employees do not participate in RPF। RPF means Rail Police Force। हाँ सर, Recognized Provident Fund. Provident Fund. recognized provident fund, recognized provident fund, thank you sir। They do not qualify as additional employee। इनको हम लोग एडिशनल एम्प्लॉइज नहीं बोल सकते। फर्दर 125 रेगुलर एम्प्लॉइज employed कब एम्प्लॉयड हुआ? 1/5/2020 ना, 1/5/20 को। ये लोग भी नहीं हो रहा है। ऑल्सो डू नॉट क्वालिफाई एज एडिशनल एम्प्लॉय, इन्हें भी नहीं बोल सकते एज एडिशनल एम्प्लॉइज। सिंस, क्योंकि सिंस दे आर मंथली
इनका जो मंथली अमाउंट है जिसको एमोल्यूमेंट्स बोलते हैं, मंथली एमोल्यूमेंट्स एक्सीड्स 25,000, एक्सीड्स 25,000, याद रखिएगा सर, ठीक है। ऑल्सो ये जो 100 बंदे ऐसे थे, 100 रेगुलर एम्प्लॉइज, 100 रेगुलर एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड कब हुआ था? 1 सितंबर को, एम्प्लॉयड ऑन 1 सितंबर 2020 do not qualify as additional employee, क्योंकि क्यों सर बोलो? 240 days से कम। Yes, for the previous year 21-22, since they are employed, सर 2021 होगा ना, प्रीवियस ईयर। sorry, thank you sir, 2021, since they are employed for less than 240 days in that year, किसी साल में अगर 240 दिन से कम दिन तक आप कहीं पर एम्प्लॉयड हो तो फिर वो एडिशनल एम्प्लॉइज में काउंटिंग में नहीं आएगा। देयरफॉर अल्टीमेटली हो क्या गया? ओनली 75 एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड on 1st April 2020 qualify as additional employees, and the total emoluments paid or payable to them during the previous year 2021 is deemed to be the, मतलब मान लिया जाएगा deemed to be the employee additional employee cost, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ये एक नोट्स हो गया। दूसरा एक नोट्स लिख लेना, एज रिगार्ड 100 रेगुलर एम्प्लॉइज, ये जो 100 रेगुलर एम्प्लॉइज था ना, ये वाले 100 रेगुलर एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ऑन, कब एम्प्लॉयड हुआ था? सितंबर को, 1 September 2020। हाँ सर, एम्प्लॉयड ऑन 1 सितंबर 2020, दे, ये वाला बात याद रखिएगा, दे वुड बी treated as additional employees, they will be treated as additional employees for previous year, क्या होगा? 21-22। 2021 में तो ये लोग काउंट में नहीं आया क्योंकि 240 दिन में से कम काम किया, बट अगर 21-22 के टाइम पे ये लोग कंपनी में रहेगा तो फिर क्या इनको काउंट कर लेना चाहिए? हाँ सर,
आप बात समझे कि नहीं आप लोग? इनको तो अभी 240 से कम हुआ बोल के एडिशनल एम्प्लॉय में काउंट नहीं किया गया, बट जब मानो कि 2021-22 जब आएगा, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 में, तब तो इनका 240 डेज कवर हो जाएगा। तो उस टाइम पे हाँ अगर सर। ये लोग, अगर उस टाइम पे ये लोग एम्प्लॉय है, तो फिर इन दैट केस तो इनको एडिशनल एम्प्लॉय में काउंट कर लेना चाहिए। तो इसीलिए एम्प्लॉइज फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, इफ दे कंटिन्यू, if they continue to be employees, if they continue to be employees in that year, अगर रहेगा तो फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ, बट ये वाला फुलफिल होना जरूरी है, फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 240 days, and accordingly 30% ऑफ, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, %30 ऑफ additional 30% of additional employee cost in respect of such employees, in respect of such employees would be available sorry, अवेलेबल नहीं करके इसको अलाउएबल करो, allowable, employees would be allowable as deduction under section 80 JJAA in the hands of Mr. A, in the hands of Mr. A for the assessment year 22-23, 22-23। बोलो सर, ये रहा डिस्कशन। लास्ट वाला जो नोट था, नोट 2, तो वेरी वाइटल नोट था। जैसे कि 100 रेगुलर एम्प्लॉइज जिन्हें हम यहाँ पर नहीं ले पा रहे थे बिकॉज उसका 240 डेज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि ये 1 सितंबर वाले जो एम्प्लॉइज जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला था, इन्हें हम वहाँ पर नहीं ले पा रहे थे, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको मैं नेक्स्ट टर्म में लेके जा सकता हूँ। तो हमारे पास टाइम तो है ना सर, अगला कब तक टाइम है? डिडक्शन इज अलाउएबल फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स इंक्लूडिंग असेसमेंट ईयर्स रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। जिस साल असेसमेंट हो रहा है उसको लेके और अगला 2 असेसमेंट ईयर तक, दैट मीन्स 21-22 असेसमेंट ईयर, ठीक है। ये तो लेना पड़ेगा। 22-23 और 23-24 तक भी आप जा सकते हो, है ना। डिडक्शन इज अलाउएबल फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स इंक्लूडिंग असेसमेंट ईयर्स रेलिवेंट टू प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है। रेलिवेंट टू प्रीवियस ईयर इन विच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हुआ प्रीवियस ईयर 2021 में, जिसका असेसमेंट ईयर है 21-22। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में 22-23 एंड जरूरत पड़े तो 23-24 तक भी हम लोग ले सकते हैं। बोलो सर, यही वाला पॉइंट इस नोट्स के अंदर एकदम अच्छे से आपको बताया गया। कोई डाउट है सर? नोट 2 समझ में आया? नोट 2 समझ आया सर? बोलो।
As regard to 100 regular employees employed on 1/9/2020, they would be treated as additional employees for previous year 21-22 if they continue to be employees in that year for a minimum of period of 240 दिन. अगर वो लोग 240 दिन के लिए कंपनी में काम कर बेसिकली बिजनेस में काम करते हैं और 30% का जो डिडक्शन है एज पर 80JAA के तहत उन्हें मिलेगा और जो असेसमेंट ईयर 22-23 में वो लोग अवेल कर सकता है. पूरा प्रोविजन समझ में आ गया होगा? कोई डाउट है किसी को भी तो पूछ लो सर. किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो सर. हाँ सर, कोई डाउट नहीं है? दीक्षा, नंदिनी, ज्योति, रोशनी, कोई किसी को डाउट नहीं है सर? इनकी, प्रिया, ओके ठीक है सर, थैंक यू. फिर विशाल, प्रीति, बोलो आप लोग क्लियर हो गया ना सर? यस सर. ओके सर. तो इस तरह से 80JJAA हमारे सामने आया और हम लोगों ने 80JJAA को सॉल्व भी किया. नोट आपको बड़ा हेल्प करता है सर, तो नोट याद रखिएगा. ये एक्चुअली मैंने कुछ प्रोविजंस पहले नहीं हुआ तो इसलिए मैं नोट्स भी लिखा दिया. अच्छा सर, और एक खेल यहाँ पर बाकी रह गया सर. क्या खेल बाकी रह गया बोलो तो? फुटवेयर का बोला था. Footwear. Yes sir. What would be your answer if Mr. A has commenced the business of manufacture of footwear on 1/4/20? अगर वो कंप्यूटर की जगह फुटवेयर लेके बैठ जाता तो क्या हमारा आंसर चेंज होता सर? यस सर, चेंज होता. तभी तो पूछा है, क्योंकि फुटवेयर बिजनेस के लिए हमारा रूल्स थोड़ा चेंज हो जाता है. सर कौन सा रूल्स चेंज हो जाता है फुटवेयर के केस में? सर ये वाला रूल चेंज हो जाता है. एडिशनल एम्प्लॉय? हाँ नहीं सर, ये हमारा नंबर ऑफ डेज वाला जो है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज 240 है ना, उसी का थोड़ा चेंजेस आ जाता है. इफ मिस्टर ए, हाँ एडिशनल एम्प्लॉय ऑब्वियसली, बट नंबर ऑफ डेज का खेल थोड़ा बदल जाएगा. इफ मिस्टर ए इज एंगेज्ड in the business of manufacture of footwear. If Mr. A अच्छा, फिर से ये लिखने का जरूरत नहीं है, एक ही बात फिर से हो जाएगा. फुटवेयर, इसके बाद लिखना देन ही वुड बी entitled to deduction under section 80JJAA in respect of employee cost of regular employees, obviously regular employees employed on 1st September 2020 since they have been employed for more than, ठीक है, कितना? 150 दिन सर, 150 दिन. फुटवेयर इंडस्ट्री में 150 दिन का काम करने से ही मिल जाता है. 150 डेज याद रखिए सर. हाँ 240 फुटवेयर के केस में 150 हो जाएगा, फुटवेयर लेदर इंडस्ट्री में 150 हो जाता है. 150 डेज इन दी प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है. तो फिर आंसर पे चेंजेस आएगा कि नहीं? 240 डेज तो फुलफिल कर ही रहा है.
तो फिर एडिशन मतलब सॉरी 150 डेज तो फुलफिल हो ही जाएगा, 240 बोल दिया मैंने। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 करोड़ 16 लाख तो था, 2 करोड़ 16 लाख था, इसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 24,000 करके 100 एम्प्लॉइज का। हाँ सर, 100 एम्प्लॉइज का जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? नहीं दादा 24,000 करके 100 एम्प्लॉइज का, एक सेकेंड, कितना महीना होगा फिर? सितंबर से मार्च कितना मंथ होता है सर? 7 months 7 months। वेरी गुड सर। 24,000 इंटू 100 इंटू 7 मंथ्स के हिसाब से बोलो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? 24,000 इंटू 7 इंटू 100, 1 crore 60 lakh, ऐड करके बता दो। 3 crore 84 lakh, 3 करोड़ 84 लाख, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए कितना हो जाएगा फिर? 30% ऑफ 3 करोड़ 84 lakhs कितना हो जाएगा इसका? 1 30%, crore 15 lakh 20,000 1 करोड़ 15 लाख 20,000। बस ये हो जाएगा फुटवेयर के केस में। बस हमें क्या याद रखना जरूरी था सर कि फुटवेयर इंडस्ट्रीज के केस में खेल क्या हो जाता है, क्योंकि जब बात फुटवेयर का हो जाए, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयड है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लेस देन 240 डेज के नीचे होगा तो नहीं होगा, 150 डेज के नीचे होगा तो भी नहीं होगा, मतलब एडिशनल एम्प्लॉय के नहीं आता है, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपरल, फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स, याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या मैं बोला? 150 दिन का केस, ये जो 150 दिन का केस है ये किसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है, यहाँ पर आप लिख के रख सकते हैं थोड़ा सा, एपरल और फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एपरल, फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स के केस में 150 दिन से ज्यादा काम कर लिया तो ठीक है, तो फिर आराम से वो एडिशनल एम्प्लॉय के हिसाब से एड ऑन हो जाता है और उसके हिसाब से वो डिडक्शंस ले सकते हैं। तो ये डिडक्शन उसका इनकम में से लेस हो जाएगा। जीटीआई जो भी आएगा जीटीआई से लेस हो जाएगा, जो भी जीटीआई होगा, ठीक है, वहां से लेस कर देंगे। बोलो सर, समझ में आया? आया कि नहीं सर? बोलो। 80 डबल जे डबल ए। है दादा। sir यस सर। ओके सर, बस यही तो है, यही है। দাদা অ্যাডিশনাল এমপ্লয়ি কস্ট আরেকবার বলবেন? কোন জায়গাটা বল? নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয়েছিল। অ্যাডিশনাল এমপ্লয়ি কস্ট কোনটা? সেকেন্ডটা? ফুটওয়্যারটা? হ্যাঁ ফুটওয়্যারটা, হ্যাঁ अच्छा, বেরিয়ে গেছিলাম, নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছিল। ओके। फुटवेयर के केस में फुटवेयर के केस में क्या होता है कि सब कुछ सेम टू सेम ही है, बस फुटवेयर इंडस्ट्रीज में मैंने जैसे कि लिखा है ना, अभी ये वाला जो लिखाया, देखो मैंने अभी आपको लिखाया कि अगर आप एपरल बिजनेस में हो, फुटवेयर बिजनेस में हो या लेदर प्रोडक्ट के बिजनेस में हो, तो फिर 240 डेज की जगह आपका नंबर ऑफ डेज 150 डेज से ज्यादा होने से ही आप उसको एडिशनल एम्प्लॉय मान सकते हो। मतलब किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, जैसे हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 2021, तो अगर 2021 में 240 की जगह अगर 150 डेज, जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फुटवेयर बिजनेस है, तो फुटवेयर बिजनेस में अगर वो 150 दिन काम कोई भी करता है तो उसको एडिशनल एम्प्लॉय ट्रीट किया जाएगा, और उसको एडिशनल एम्प्लॉय ट्रीट करने के कारण हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारा पुराना कॉस्ट आ रहा था दैट इज 2 करोड़ 16 लाख, ये तो रहेगा ही, इसके साथ ऐड हो जाएगा 24,000 करके 100 एम्प्लॉय का
7 मंथ का, ये जो डेटा था ना 100 एम्प्लॉई 24,000 करके उसका सैलरी एमोल्यूमेंट्स हुआ करता था, और 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च तक का टाइमिंग कितना हो जाता है? 1 सितंबर से 7 month, 7 month, ঠিক আছে, এবার বুঝে গেছি। that is why 7টা বুঝতে পারছিলাম না কোথা দিয়ে। 7 আচ্ছা, months, ठीक है, 7 is months, আচ্ছা, ओके, months है, months। बोलो सर, सबको क्लियर है ना? एनी डाउट सर? डबल जे डबल ए क्रिटिकल एनालिसिस हो गया बहुत ज्यादा, कोई डाउट है फिर भी पूछ लो सर। इस तरह से कोई भी सेक्शंस को अगर देख लोगे ना, दिमाग में घुस जाएगा, कभी निकलेगा नहीं। ओके, आगे बढ़ सकते हैं फिर सर। 80 डबल जे डबल ए तो एकदम खेल हो गया, चलो आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएंगे सर, जगह तो खत्म ही नहीं होता। ओके, खत्म होने मत दो, खत्म कर लेंगे हम लोग। 80 क्यू क्यू बी, 80 क्यू क्यू बी, हाँ मतलब बेसिकली रॉयल्टी इनकम एटसेट्रा के लिए है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है सर? रेसिडेंट इंडिविजुअल बीइंग एन ऑथर। दिख रहा है ना आप लोगों को प्रोविजंस? हाँ सर बोलो। हाँ सर। হ্যাঁ Okay. দাদা। Royalty income etc. Authors of certain books other than textbooks. Okay. Consideration for assignments of grant of any of his interest in the copyright of any books. क्या मिलता है? कॉपीराइट मिलता है, ठीक है, बीइंग वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर, और रॉयल्टी और कॉपीराइट फी रिसीव्ड एज ए लम्प सम और अदरवाइज। लम्प सम भी ले सकते हो, लम्प सम और दो कॉन्सेप्ट चलता है सर। कई बार ऐसे होते हैं कि किताब छाप लिया आपने, जैसे कि बहुत सारे ऑथर है ना, चल रोशनी तेरा ऑथर ले लूं, रोशनी का फेवरेट ऑथर सुधा मूर्ति जी। सर बुक माने जर्नल होते पारे? नहीं सर, ओनली बुक्स, मतलब टेक्स्ट जर्नल नहीं आएगा इसके अंदर। सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है ये तो बोल के रखा है, देखो, ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट ऑफ एनी बुक बीइंग ए वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर, और रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट फी, मतलब इसके अंदर जर्नल नहीं आ सकता, ठीक है। जो किताब छापा जाता है ना वही वाला, उसी के लिए है, जर्नल के लिए नहीं। ये जो किताब वगैरह छापा जाएगा, जैसे कि सुधा मूर्ति जी का जो भी स्टोरी बुक्स वगैरह आता है, ठीक है, साइंस फिक्शंस का आप लोग जानते होंगे, तो इसके केस में इनकम डिराइव्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, इनकम डिराइव्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन और ₹3 लाख विच एवर इज लेस। मतलब प्रोफेशंस जो है आपका किताब लिखने वाला, इसमें आपको जो भी इनकम होता है, ठीक है, या फिर 3 लाख, इन दोनों में से जो कम होगा, जो भी प्रोफेशन मतलब किताब लिखने का प्रोफेशन करके आपको जो मिल रहा है, या फिर 3 लाख, दोनों में से जो कम रहेगा आपको वो डिडक्शंस के तौर पे मिलेगा। लेकिन सर और एक खेल है, दो खेल है यहाँ पर, इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी और कॉपीराइट फी रिसीव्ड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ लम्प सम। अगर आपको लम्प सम में मतलब एक ही बार में पूरा अमाउंट अगर नहीं मिल रहा है कॉपीराइट का, तो इन दैट केस क्या होता है कि जो पब्लिशर आपका किताब छापता है ना, जो पब्लिशर आपका किताब छापते हैं, वो पब्लिशर पूरा साल भर में जो भी छापा जाता है वहां से आपको परसेंटेज देता है, मतलब सेल होता है उस पे देता है। तो उस पे क्या बोल रहा है, इनकम टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। शुभो इस मैटर पे हेल्प कर सकता है। हाँ शुभो, क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट चलता है ना, या तो कॉपीराइट का पूरा लमसम अमाउंट हो जाए, या फिर एनुअल सेल के बेसिस में, यही होगा ना। हाँ 15% ऑफ द बुक, जितना भी सोल्ड हुआ है उसके, हाँ जितना किताब सेल करेगा उस पर्टिकुलर ईयर में उसका 15% वैल्यू तक लिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर में अगर जो भी सेल होगा उसका 15%। तो अगर लम सम में आपको कुछ भी अमाउंट नहीं मिलता है एज ए ऑथर, ठीक है, तो फिर आप साल में पूरा प्रीवियस ईयर में जितना अमाउंट ऑफ किताब सेल होगा वैल्यूएशन का, उसका 15% तक आप डिडक्शंस ले सकते हो। यही है 80 QQB का खेल, ठीक है सर।
और 80 आरआरबी जो है ये पेटेंट के बारे में बात करता है, वो कॉपीराइट का था, ये पेटेंट के केस में बात करता है। पेटेंट और कॉपीराइट में क्या फर्क होता है? पेटेंट मतलब कोई आविष्कार के बारे में बात हो जा रहा है सब, ठीक है, कोई आविष्कार, कोई फॉर्मूला, ठीक है, जैसे कि एप्पल के एप्पल है ना सर, एप्पल आईफोन जो भी फीचर्स यूज करता है उसमें उसका पेटेंट रहता है, ठीक है। पेप्सी कोको कोला जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें उसका पेटेंट होता है। आप लोग बात समझ रहे हो ना? कॉपीराइट नॉर्मली किताबों का होता है, मूवीज वगैरह का होता है, लेकिन हमारा जो QQB है वो ओनली ऑन द बुक्स, ठीक है। और पेटेंट जो है वो किसी भी तरह का डिस्कवरीज, कोई फॉर्मूला, नो हाउ, इसके ऊपर पेटेंट होते हैं। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल बीइंग ए पेटेंटी, ठीक है, वो पेटेंटी है, मतलब उसको पेटेंट मिलता है। एनी इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2003, पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2003 के बाद आपको मिला है। होल ऑफ सच इनकम और 3 लाख जो भी मिला है या 3 लाख जो भी कम रहेगा वही डिडक्शंस के तौर पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये रहा 80 आरआरबी का जगह, ठीक है। तो ये सब इनका, हाँ बोलो। 2003 इसके पहले मिलेगा तो क्या करेंगे? इसके पहले मिलेगा तो डिडक्शंस का कोई प्रोविजंस नहीं है, ठीक है। जो भी है, मतलब देखो सर, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि ये डिपेंड करता है कि आपका रजिस्ट्रेशन आप रिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली सिंपल बात है, अगर कोई इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2003 तभी जाके आपको ये डिडक्शंस अवेलेबल होगा। ऐसे तो देखो बहुत पुराना पेटेंट रहेगा, अब कौन कब किस जमाने में कौन किसने क्या रजिस्टर्ड करके रखा था उसके बेसिस में क्या अभी भी उनको डिडक्शंस देगा गवर्नमेंट? नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, 1/4/2003 के बाद का पेटेंट हो तभी जाके डिडक्शंस के लिए सज्ज हो। डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम का जो खेल है उसमें ATTTA एंड ATTTB। तो ये ATTTA TTB वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, ठीक है, पूछ ही लेता है, मतलब ये रहने वाला बहुत फेमस है। TTA तो बहुत फेमस है, इंडिविजुअल और HUF अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए अलग है जिसके लिए TTB बना हुआ है, इसीलिए TTA के अंदर सीनियर सिटीजन को मत लेना। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उसके लिए आपको डिडक्शंस देता है। तो ऐसे तो डिडक्शंस आपको सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000, लेकिन एक पॉइंट है सर, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या पॉइंट है और क्यों ध्यान से सुनना है? सर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन ए सेविंग्स अकाउंट विद ए बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ए पोस्ट ऑफिस, ठीक है, मतलब बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा कुछ भी हो, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड या फिर मतलब बेसिकली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ही होना पड़ेगा, ठीक है, प्राइवेट भी ऑपरेटेड हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। नॉट बीइंग टाइम डिपॉजिट, कोई मुझे बता सकते हैं सर टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? एफडी और रिकरिंग। एफडी सर, एफडी, बिकॉज टाइम डिपॉजिट जो होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, वो एक टाइम के बाद एक्सपायर होता है। तो एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इस पॉइंट में कवर अप नहीं किया जा रहा है, ठीक है। एफडी इंटरेस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट का खेल है वो पूरा का पूरा टीटीए का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, ये आपको डिडक्शंस के तौर पे मिलेगा। ये बात तो ध्यान रखिए, इसमें बैंक एफडी भी, बैंक सेविंग्स भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी हो सकता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का पास भी अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो वहां से भी अगर आपको मिलता है तो वो भी ले सकते हो, बट सर वही मैक्सिमम 10,000, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000। 10,000 से ज्यादा होगा तो 10,000 छोड़ के बाकी अमाउंट में टैक्स लग जाएगा, सिंपल बात है, याद रखिएगा सर, बहुत ही वाइटल पॉइंट है टीटीए। और टीटीबी जो है ये सीनियर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए है, दैट मीन्स जिनका एज 60 साल से, जिनका एज 60 साल से क्या होना चाहिए सर? ऊपर होना चाहिए, 80 ज्यादा साल से नीचे होना चाहिए। नहीं, 80 साल के ऊपर भी चलेगा। हाँ, वो तो सुपर सीनियर सिटीजन हो गया। नहीं ठीक है, सीनियर सिटीजन मींस बेसिकली इस पर्टिकुलर मतलब वो जो तुम लोग बोल रहे हो ना, वो सिर्फ जब हम लोग टैक्स स्लैब देखते हैं तभी देखना चाहिए, बाकी टाइम जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीनियर सिटीजन का जो बात है,
ठीक है, उसमें 80 ईयर्स के ऊपर वाले लोग भी इसके अंदर आ जाएगा, बिकॉज 80 ईयर्स वाले भी तो सीनियर सिटीजन ही है। वो हम सुपर सीनियर इसलिए बोलते हैं, वो सिर्फ टैक्स स्लैब के टाइम पे बोलते हैं, बाकी टाइम पे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 60 साल के ऊपर किसी को भी मिलेगा। ठीक है, एन इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 60 साल के ऊपर होने से ही आपके लिए टीटीबी एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो भी इंटरेस्ट के ऊपर ही बना हुआ है। एफडी बेसिकली इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ये भी है, लेकिन ये सेविंग्स नहीं है। ठीक है, नॉट जस्ट सेविंग्स, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स बोथ फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग्स अकाउंट। मतलब टीटीए में कोई भी इंसान जो 60 साल के नीचे के हैं उनके लिए है टीटीए। टीटीए 80 टीटीए जो है सर, 80 टीटीए लेस देन 60 इयर्स के लिए है, ये बात तो ध्यान रखिए। और 80 टीटीबी जो है वो ग्रेटर देन 60 इयर्स के लिए है। ओके, बात समझ में आया? 80 टीटीबी ग्रेटर देन 60 इयर्स के लिए है। और एक बड़ा फर्क है कि 80 टीटीए लेस देन 60 इयर्स सिर्फ सेविंग्स अकाउंट का केस में है, only savings account, but 80 TTB not just savings account for senior citizen, for savings as well as for FD। और वो बैंक सेविंग्स और एफडी बैंक के साथ भी हो सकता है, कोऑपरेटिव के साथ भी हो सकता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के साथ भी हो सकता है। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और ए पोस्ट ऑफिस, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस। सर डिडक्शंस का अमाउंट ही तो नहीं बताया सर। 50,000 तक आप डिडक्शंस ले सकते हो, एक्चुअल इंटरेस्ट और 50,000 जो कम होगा। ठीक है, एक्चुअल इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है और 50,000 दोनों में से जो कम रहेगा उतना डिडक्शंस आप ले सकते हो। ये रहा 80 टीटीबी का खेल। याद रहेगा सर 80 टीटी और टीटीबी का फर्क? हाँ सर, यस सर। याद रखिएगा, बड़ा वाइटल छोटा सा मतलब डिफरेंशिएशन है, बट बहुत वाइटल डिफरेंशिएशन है। और ये एक आधा डिडक्शंस के अंदर 80U का खेल बाकी था। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोल के रखा था, फिर से एक बार याद दिला देता हूँ 80U में क्या बोल के रखा है। 80U, ये 80U के साथ कनेक्टेड एक है जो हमारा 80DDB के पास भी था। ठीक है, ये वाला 80DDB, ये देखो सर, सॉरी DD, इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल। ठीक है, डिसेबल अगर किसी का भी हम मतलब आप लोग कोई भी जो एज एन एसएससी कोई भी अगर डिपेंडेंट डिसेबल को कोई भी देखभाल करता है उसके लिए 80DD मिलता है। तो वही 80DD जैसा ही है, बट 80U में इसको और अलग से बोला है कि डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। आप कोई भी एक सेक्शन एट ए टाइम पे ले सकते हो, या तो DD ले लो या तो 80U ले लो। ठीक है, एक साथ दो नहीं मिलेगा। तो 80U हमें क्या दिखाता है सर? 80U हमें बताते हैं डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, एनी पर्सन हु इज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। मेडिकल अथॉरिटी अगर उसको डिसेबल बोलते हैं तो उसको डिडक्शन मिलेगा। फ्लैट डिडक्शन मिलता है 75,000 तक का इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, फ्लैट डिडक्शन अगर 1,25,000 तक जा सकता है अगर उसका डिसेबिलिटी 80% और मोर हो जाए तो। ठीक है, डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर वो डिसेबल पर्सन है तो उसको अपने इनकम टैक्स में 75,000 का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। और अगर वो उनका 75,000 इंक्रीमेंट होके 1,25,000 हो सकता है। ठीक है, अगर उनका डिसेबिलिटी सीवियर है। और सीवियर कैसे पता चलता है? 80% और मोर डिसेबिलिटी होने से उसको सीवियर डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना सर, कोई पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, या फिर दोनों आंखों में देख नहीं पाते, ऐसा टाइप का जो सीवियर डिसेबल होते हैं, ऐसे इन लोगों के लिए 75,000 इंक्रीमेंट होके 1,25,000 तक डिडक्शंस मिल जाता है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट वगैरह का भी जरूरत नहीं होगा यहाँ पर, मतलब वो तो ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट था। और यहाँ पर बात क्या हो गया, यहाँ पर आप अगर डिसेबल हो तो आपको अपने इनकम के ऊपर ही डायरेक्ट इस तरह से मिलेगा। फ्लैट 75, फ्लैट 1,25,000, एकदम फ्लैट डिडक्शन है सर। ठीक है, इतना तो बनना चाहिए सर। बोलो सर, 80U क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये था डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शंस इन 80C से लेके 80U तक का। अब हमें करना क्या है सर? करना कुछ भी नहीं है, बस वेरियस क्वेश्चन सॉल्व करना है।
चलो सर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला तो कर लिए, ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। ये वाला बताना था, लग रहा है स्मॉल को छोटा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। ओके चलो सर ट्राई करें फिर। मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज कितना है? 61 ईयर्स, हैज अर्न्ड बिजनेस इनकम कंप्यूटेड ऑफ 1,35,000। लॉटरी इनकम किया सर, अदर सोर्स है ना? लॉटरी इनकम अदर सोर्स है कि नहीं है? हाँ सर। अदर सोर्स होगा। हाँ सर। ओके हमेशा ग्रॉस लेना चाहिए। हाँ जब भी लॉटरी इनकम, ग्रॉस का मतलब क्या हो जाता है? ग्रॉस का मतलब ये हो जाता है, कई बार ऐसे होते हैं लॉटरी इनकम नेट करके दे देगा। नेट मतलब 1,20,000 यहाँ पर ग्रॉस है, मतलब इसमें टैक्स नहीं दिया हुआ है। अगर टैक्स दिया होता तो फिर 30% लेस करके फिर अमाउंट बताते, तो फिर आपको क्या करना चाहिए था? वो 30% अमाउंट को ऐड बैक करके नेट पे लाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ग्रॉस ही बोल के रखा है, मतलब अभी भी आपने इसमें फ्लैट रेट जो टैक्स है वो आपने नहीं दिया, वही बोल के दे दिया। He also has interest on FD 30,000 with banks. He invested an amount of 1,50,000 in public provident fund. What is the total income of Mr. A? Assessment year 21-22. Mr. A का इनकम बताओ 21-22 में। हो जाएगा? हो जाएगा सर? चलो सर फटाफट कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं एकदम फटाफट सटासट। अरे सबको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। वेरी गुड सर। तो फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, पर्टिकुलर्स देखो सर, हम लोग प्रोविजन जानते हैं, क्लाइंट हमारे सामने हैं और क्लाइंट हमें आके पूछ रहे हैं कि बता दीजिए सर, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपके सामने कभी भी आ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई बता दो কম্পিউটেশন অফ কি লিখেছেন ওটা? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम TI। तुम लोग पूरा लिखना। ओह मैं शॉर्ट लिखूंगा तो तुम्हें भी लिखना है क्या? टोटल इनकम। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, इनकम जो इन्होंने किया, ये जो बंदा है हमारा, इनका इनकम क्या इनकम है सर? 61 ईयर्स के हैं, बिजनेस इनकम है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये हेड हुआ ना सर, PGBP, सिंपल बात है, PGBP बोलते हैं सर। PGBP हेड से इनकम किया, कितना इनकम किया PGBP से? 1,35,000। 1,35,000। थैंक यू सर, 1,35,000। चलो डाल दिए, 1,35,000 PGBP से किया, डाल दिया। लॉटरी इनकम किया, कौन सा हेड में आएगा? ऑर्डर सर। अदर सोर्स। ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স। और FD इनकम कौन सा हेड में आएगा? चैप्टर 6। अरे बाप না रे, না চ্যাপ্টার 6 এ ডিডাকশন। चैप्टर 6 फॉर डिडक्शन। डिडक्शन। चैप्टर 6 तो डिडक्शन है, वो तो कोई हेड ऑफ इनकम नहीं है। डिडक्शंस मिलेगा तो फिर आपको लास्ट में GTI के बाद करना पड़ेगा। यहाँ पर तो हम लोग GTI कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें GTI थोड़ी ना पता है। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस 1,35,000 हो गया, और हमारे पास नेक्स्ट हेड क्या है? इनकम फ्रॉम
अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपके पास लॉटरी इनकम है, ये तो आपने पहचान लिया, पर एफडी इनकम आपका क्या है? কি বলে ভুলে গেছি, কালকেই পড়েছি। एफडी इनकम इज ऑल्सो इसी में अदर तो सोर्स इनकम, अदर सोर्स ही ইনকাম है। ফ্রম আদার সোর্স, হ্যাঁ, কিন্তু हाँ, কি ওই সেকশনটার কথা ভুলে যাচ্ছি। इसको सेक्शन जरूरत नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी तुम डाल सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ बैंक्स, बस, अभी सेक्शन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया 1,35,000 और ये आपका कितना है एफडी का 30,000 और ये हो जाएगा आपका लॉटरी इनकम। ग्रॉसी देके रखा है, मतलब अगर टैक्स लेस करके देता तो उसको ऐड कर देना, यहाँ पर तो ग्रॉसी दिया है तो फिर आपने ग्रॉसी दे दिया 1,20,000। तो आपको जो पता नहीं था वो आपने पता कर लिया। तो टोटल करो सर, टोटल कर दो। 2,85,000। 2,85,000 ये आ गया आपका जीटीआई, समझे सर। अब यहां से अगर आपको 80C से 80U में कोई डिडक्शंस मिलने वाला है तो आप यहां से दे सकते हो। ये दीक्षा और नंदिनी, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ज्योति का भी कोई आवाज नहीं मिल रहा है मुझे। दीक्षा বোঝা যাচ্ছে? नंदिनी बोल। हाँ सर, बुझते पाচ্ছি। ओके, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। तो ये जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें क्या मेहनत करे सर, क्या मेहनत करे? अच्छा, ইন্টারেস্ট অন এফডি উইথ ব্যাংক 35,000 টোটালটাই চলে আসবে। यस, अच्छा 80C में क्या है? तो पीपीएफ 80C का कुछ है क्या? ছিল কিছু একটা। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड 1.5 लाख का प्रोविडेंट फंड है ना? और तो चलो फिर 1.5 लाख का प्रोविडेंट फंड दे देते हैं अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। डिपॉजिट्स इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, ओके। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना है सर? 1.5 লাখ। इसको मैं इनर में ही रखता हूँ, ठीक है, 1.5 लाख, ठीक है। और ये बैंक एफडी जो मिला है ये कौन सा सेक्शन में आएगा सर? 80 टीटीबी। 80 टीटीबी। 80 टीटीए या टीटीबी? टीटीबी 61 इयर्स ओल्ड बिकॉज़ ऑफ। थैंक यू सर, थैंक यू। ये टीटीए मत समझ लेना क्योंकि इसका एज से ही फर्क पड़ गया सर। देखो अगर एज 60 के नीचे होता तो 80 टीटीए। 80 टीटीए। तो क्या उसके का नहीं मिलता है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, वेरी हैप्पी। ओके, लेकिन उसमें डिपॉजिट का नहीं मिलता। वेरी गुड सर, लेकिन यहाँ पर तो मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 टीटीबी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ बैंक, इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ बैंक 30,000 और कुछ 35,000 35,000 या 30,000 टोटल मिला के हो रहा है 1,80,000, है ना? 30,000 का 35 नहीं था, 30 30 क्वेश्चन देख 30,000। 30,000। बट सर एक नोट लिखना पड़ेगा थोड़ा सा सर, फिर से नोट। हाँ सर, फिर से एग्जेम्पशन पावे ना दादा, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। हाँ वही मैं बताने वाला हूँ, चलो लिखो। इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल of the age of
60 years or more, interest on bank FD qualifies for deduction up to 50,000 under section 50 under section 80 TTB। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, एक कॉन्सेप्ट हमें बताना पड़ेगा आप लोगों को। Though the aggregate deduction under chapter 6A is rupees कितना हुआ, 1,80,000 हुआ। However, the maximum permissible deduction cannot exceed the GTI, gross total income. Okay, cannot exceed the GTI exclusive of what? Exclusive of long term capital gain, LTCG, long term capital gain taxable under 112 and 112A, एंड शॉर्ट टर्म के केस में कॉमा देके लिखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख लो, एक बार फिर समझा देते हैं। STCG covered under 111A and winning from lotteries of the SSC. Winning from lotteries of the SSC. Therefore, the maximum permissible deduction under chapter 6A 2,85,000 आया था, माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा बोलो तो 1 लाख। ये तो अलाउड नहीं है ना, 1,20,000 लॉटरी अलाउड नहीं है। वेरी गुड सर, 1,20,000 ये अलाउड नहीं करेगा। तो 2,85,000 माइनस 1,20,000 कितना हो जाता है सर? 1,65,000। ठीक है, 2,85,000 आपका क्या बना था? 2,85,000 आपका क्या बना था सर? GTI। GTI से आपको लॉटरी इनकम को अलग करना चाहिए था। ठीक है, और हमारा यहाँ पर डिडक्शंस बन रहे 1,80,000। तो यहाँ पर रूल्स ये है कि 2,85,000 जो हमारा GTI है,
यहाँ से तो हमें ऐसे भी लॉटरी इनकम किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता, तो लॉटरी इनकम को अलग करना ही पड़ेगा। नॉट जस्ट लॉटरी इनकम, यहाँ पर और भी जो जिनका एक्चुअली इन सबका अलग अलग क्यों करना पड़ा, इन सबका जो इनकम टैक्स रेट है वो अलग है, इसीलिए जो लोग कैपिटल गेन चैप्टर करके आए हो वो लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको शायद लग रहा है कि ये क्या क्या हो गया। डोंट वरी सर, जब हम लोग आपको कैपिटल गेन पढ़ाएंगे तो अब ये सब सेक्शंस को फिर से आप लोगों के साथ चर्चा होगा। तो पॉइंट एकदम सिंपल है, पॉइंट एकदम सिंपल है कि ये जो 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 111A, इनका सब रेट ऑफ टैक्स अलग होता है, और लॉटरी तो पूरा ही फ्लैट रेट ऑफ 30% होता है। तो जिनका रेट ऑफ टैक्स अलग होता है ना, उसको एक्सक्लूसिव करना चाहिए जीटीआई से, इसीलिए हम लोग जीटीआई से, हमारे यहाँ पर तो बाकी ये सब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो कुछ था नहीं, बट लॉटरी इनकम था, तो इसको अलग कर देना चाहिए। तो ये अमाउंट हो जा रहा है 1,65,000 और आपका डिडक्शन अमाउंट हो जा रहा है सर 1,80,000। तो आपको मैक्सिमम 1,65,000 तक ही मिलेगा, 1,80,000 नहीं मिलेगा। समझ में आया सर? जीटीआई से जो रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट है वो रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट माइनस करने के बाद, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A, 112A का जो भी डेटा है, जैसे हमारे यहाँ पर तो लॉटरी का था, तो लॉटरी को माइनस करने के बाद अगर आपका जो भी अमाउंट आता है वो अमाउंट अगर आपका टोटल डिडक्शन से कम है तो उन दोनों में से जो कम होगा वही आपको डिडक्शंस के तौर पे मिलेगा। ये अलाउएबल है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो 1,80,000 का खेल था, ये 1,80,000 नहीं होगा, ठीक है? आपको इसके नीचे करना पड़ेगा सर, इसके नीचे लिख दो रेस्ट्रिक्टेड टू 1,65,000। तो अल्टीमेटली आपका टोटल इनकम हो जाएगा 2,85,000 में से 1,65,000 को लेस करो, कितना होता है? 1,20,000। बोलो सर, फिर से एक न्यू खेल खेल गया यहाँ पर जो प्रतीत हो रहा था वो हुआ नहीं और जो समझ में नहीं आ रहा था वही हो गया। बट फिर भी बोलो, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ये सब थोड़ा सा Yes, थोड़ा ट्रिकी एरिया है। अगर ट्रिकी एरिया नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 1,80,000 हम माइनस कर सकते थे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ट्रिकीनेस था तो वो ट्रिक तो पकड़ना पड़ेगा ना सर, इसलिए ट्रिक पकड़ लिए। बस ये था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था सर। घर में कुछ ट्राई करो। इलस्ट्रेशन 18 मस्ट ट्राई सर। LIC ये सब 80C का ही मैक्सिमम है, 80C और 80D ट्राई कीजिएगा। और एक बात, जब LIC का करोगे ना उस टाइम पे एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम जो है वो 2012 के पहले का है कि बाद का है। 31 मार्च 2012 के पहले का प्रीमियम है कि बाद का प्रीमियम है, क्योंकि बाद में होगा तो 10% मिलेगा, अलाउ करेगा। कल के क्वेश्चन में करवाया था, और अगर पहले का है तो 20% तक अलाउ करता है। कल का क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करवाया था, मैं आप लोगों को आंसर भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा फिर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? इलस्ट्रेशन 18 मस्ट ट्राई। इलस्ट्रेशन 15 एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है? इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे रहा है, 80 GGB का सेक्शन है, ठीक है? 80 GGB का है, एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं आंसर दे के रखा। इलस्ट्रेशन 14 मिस्टर गणेश है बिजनेसमैन जिसका टोटल इनकम GG का है 80 GG, ठीक है? रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्युपाइड बाय हिम एंड मुंबई, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउएबल। ट्राई करना एक बार, हाँ? 80 GG सेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, मस्ट ट्राई। एंड इलस्ट्रेशन 13 हम लोगों ने कर चुका था ना सर? 13 डन है, 13 हो चुका है सर। कल के क्लास में, हाँ 13 हम लोगों ने कर चुके हैं। तो और इलस्ट्रेशन 12 एक बार कीजिएगा, ठीक है? फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स, ठीक है? यहाँ पर आपका डिपॉजिट देखिए, डिपॉजिट टेकिंग NBFC, डिपॉजिट टेकिंग NBFC, एक बार ट्राई करके इसको एक बार पढ़ना, हाँ ठीक है? तो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, मस्ट ट्राई सर। इसके अंदर बहुत कुछ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे 80 EEA का आ गया सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 45 लाख 80 EE का आ गया,
पर्पस ऑफ लोन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी सारा का सारा सेक्शन एक बार करके कवर हो जाएगा अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर लोगे, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चंस है एक बार गो थ्रू, मतलब आराम से ट्राई करो, मैं आंसर भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर पूछा करो, ठीक है, ट्राई करने के बाद। और मैं और भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे देता हूँ इसके साथ साथ भी, तो एक बार में कर डालो, और डिडक्शन से एमसीक्यू सवाल हो या ब्रॉड क्वेश्चंस हो, जिसका जैसा एग्जाम पैटर्न है फर्क नहीं पड़ता, बस आप लोग रेडी हो जाओ डिडक्शंस, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और टोटल सम्स को लेके आएंगे, ठीक है, टोटल इनकम का कुछ क्वेश्चंस करना है, और अच्छा टीडीएस और एडवांस टैक्स का भी कुछ बातें मुझे करना है आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद फिर से जिन लोगों का रिविजन होने वाला है, जिनका एग्जाम बाद में है, उनको फिर से एकदम स्टार्टिंग से रिविजन होगा, ठीक है। लेकिन अभी रिविजन का टाइम नहीं आया, अभी और भी कुछ थोड़ा टोटल इनकम वगैरह करना है, टीडीएस का कुछ बातें हैं, टीडीएस एडवांस टैक्स का, और आपका वो रिटर्न पेमेंट करने का कुछ बातें हैं, वो भी मैं थोड़ा बात करूंगा। उसके बाद में फिर से एकदम स्टार्टिंग से बोलूंगा, ठीक है सर। आज तो इतना ही है, कोई डाउट हो तो पूछो सर। बाय सर। ओके सर, टाटा, राक्षी सर। Bye, sir. बाय सर, बाय बाय सर। बाय बाय सर, बाय 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 दादा। बाय। दीक्षा की जो बोल भी না স্যার। আচ্ছা, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না রে? হ্যাঁ, আগের থেকে একটু বেটার হয়েছে এখন। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে বুঝতে পারি। আমি বেসিকের ক্লাসগুলো যেগুলো দিয়েছিলাম ওগুলো করেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওগুলো অলমোস্ট সবকটাই হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আরো দেবো, আরো কিছু বেসিক দেবো, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে। করতে থাক, দুদিক থেকেই করতে থাক, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ফাইনাল টাচের এরিয়াগুলো বলতে থাকছি, ওদিক থেকে বেসিকও দিচ্ছি, পরে আমি আবার একদম শুরু থেকে সব করাবো, তো সুবিধেই হবে তোদের অসুবিধার থেকে বেশি। ঠিক আছে, ঠিক কোনো আছে, প্রবলেম নেই। ওকে, ঠিক আছে, বাই স্যার। ওকে, চলো।